नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर गजब एकेडमी पर। सीडीपी सुपर 30 क्लास आज 30 क्वेश्चनों का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। दोस्तों, अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यानी क्रिया प्रसूत अधिगम का जो सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्किनर। यानी क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम है स्किनर। इनकी एक बुक है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, इनकी पुस्तक का नाम है। थॉर्नडाइक के बारे में आप जानते होंगे। इन्होंने तत्परता का नियम दिया और अभ्यास का नियम भी इन्होंने दिया। अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले मनोवैज्ञानिक स्किनर हैं। स्किनर की बुक कौन सी है? द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिए हैं, तो पहला सिद्धांत है इनका तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा है प्रभाव का नियम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक मिनट, ज़्यादा जूम हो रहा है, थोड़ा सही करना पड़ेगा इसको। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिए। कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम क्या है, मानव का अधिगम प्रयोजनपूर्ण है या जानवरों में मनुष्य से श्रेष्ठ है, या एक स्वतंत्र क्रिया है, या समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण। इसका सही जवाब होगा। और कोहलर के बारे में आपको पता होगा, इन्होंने सूझ का सिद्धांत दिया था। सूझ का जो सिद्धांत है वो किसका है? कोहलर का है। इन्होंने जो परीक्षण किया था वो चिंपैंजी पर इन्होंने परीक्षण किया था, और जिसको किस नाम से बुलाते थे? उसको बुलाते थे सुल्तान। उसका नाम एक क्या था? सुल्तान नाम था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित की? ब्लूम ने, किलपैट्रिक ने, हर्बर्ट ने कि जॉन डीवी ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जॉन डीवी। जॉन डीवी जो है ये पाठ योजना की पंचपद प्रणाली का प्रतिपादन किया था। जैसे पंचपद प्रणाली में नंबर 1 पे इन्होंने रखा प्रस्तावना, नंबर 2 में रखा प्रस्तुतिकरण, क्या रखा? प्रस्तुतिकरण। नंबर 3 में रखा तुलना, और नंबर 4 में रखा नियमीकरण, और नंबर 5 में रखा, क्या रखा? प्रयोग। तो ये यानी पंचपद प्रणाली प्रतिपादित करने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम है हर्बर्ट, जिन्होंने पंचपद प्रणाली प्रतिपादित की थी। पंचपद प्रणाली जो है उसके भाग कौन कौन से हैं? प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, नियमीकरण और प्रयोग।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। आपका रिवीजन इससे अच्छा कहीं नहीं हो सकता है। आप पूरा वीडियो वॉच करिए, पूरी क्लास को देखिए, और आप जब 2, 3, 4 क्लासें बराबर देखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे तो ये 100% श्योर है कि आप सीखेंगे तो है ही। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? स्पेंजर, कैनन या जुंग या क्रेसमर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये जो कैनन है, इन्होंने जो है ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की थी, और 3 प्रकार की चर्चाएं इन्होंने की। कितने प्रकार? 3 प्रकार। 3 प्रकार में एक तो था थायराइड ग्रंथि वाला, थायराइड ग्रंथि वाला। दूसरी इनकी है पिट्यूटरी ग्रंथि वाला, और तीसरी इनकी है एड्रिनल ग्रंथि वाला। तो आपको समझ में आ गया कि ग्रंथियों के आधार पर जो है इन्होंने चर्चा की थी, उस वैज्ञानिक का नाम है कैनन। पहले जो चर्चा की थायराइड ग्रंथि वाला के नाम से, पिट्यूटरी ग्रंथि वाला के नाम से, और एड्रिनल ग्रंथि वाला के नाम से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? यह कथन है क्रो एंड क्रो का यह कथन है। यानी सृजनात्मकता आप समझ लो वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति नए मौलिक और उपयोगी जो उसके विचार हैं वो परिणामों का सृजन करता है। ये है सृजनात्मकता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है कैसे? व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप, या अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप, या परिपक्वता के फलस्वरूप, या जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। बीएफ स्किनर का कहना है कि बच्चा जो है वो अनुकरण करके अच्छे से ज़्यादा सीख पाता है। यानी आप साधारण भाषा में बोल सकते हैं कि बच्चे जो है अपने आसपास के लोगों की भाषा की नकल करते हैं। आपने भी देखा होगा। और जब वे सही शब्दों और वाक्यांशों का उपयोग करते हैं तब उन्हें प्रशंसा मिलती है, उनको पुरस्कार मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, तभी वो अच्छे तरीके से अधिगम को ग्रहण कर पाते हैं। ये कहना है बीएफ स्किनर का। क्वेश्चन नंबर 7। ब्लूप्रिंट में किसका महत्वपूर्ण घटक है? ब्लूप्रिंट निम्न में किसका महत्वपूर्ण घटक है? परीक्षण अंकन का, परीक्षण प्रशासन का, या परीक्षण वैधता का, या परीक्षण निर्माण का? इसका सही जवाब हो जाएगा परीक्षण निर्माण। ये जो ब्लूप्रिंट होता है, ये ब्लूप्रिंट, ये परीक्षा में कौन से प्रश्न शामिल किए जाएंगे? परीक्षा में कौन से प्रश्न शामिल होंगे, ये ब्लूप्रिंट बताता है। ब्लूप्रिंट का यूज इसीलिए किया जाता है कि वो ये क्लियर करता है कि परीक्षा में कौन से प्रश्न शामिल किए जाएंगे, उनका स्थायित्व क्या है, उद्देश्य क्या है, विषय वस्तु क्या है, ये चीज। क्वेश्चन नंबर 8।
विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दिया? यानी विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था किसने दी? तो आप समझ गए होंगे, जीन पियाजे। जीन पियाजे ने विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दी और उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई। एक तो संवेगात्मक अवस्था, जो बच्चा 0 से 2 वर्ष का होता है, संवेगात्मक अवस्था। एक है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष का होता है, और एक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 7 से 11 वर्ष का बच्चा होता है। और इसके बाद अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें 11 से 15 वर्ष का बालक होता है। तो जीन पियाजे ने 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। संवेगात्मक अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। 11 से 15 वर्ष। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। अब क्वेश्चन लिखा है, MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? तो हम लोग देखेंगे। तो पहली चीज तो ये है कि ये MMPI है, उसको सही कर लेना। MMPI, इसका परीक्षण जो है कैसे किया जाता है, यानी किसके मापन में इसका यूज होता है? सृजनात्मकता में, या संप्राप्ति में, या बुद्धि में, या व्यक्तित्व में। तो आप ये चीज आप समझ सकते हो, यह जो है व्यक्तित्व मापन के लिए किया जाता है MMPI। इसके जो है मनोवैज्ञानिक थे हैथवे और मैकनले। इन दोनों लोगों के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। ये जो मापन प्रक्रिया है, ये 16 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों पर यह परीक्षण किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है? अधिगम के लिए सर्वाधिक आवश्यक क्या है? निर्देशन, परिपक्वता, रुचि, या अभिप्रेरणा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा अभिप्रेरणा। अधिगम हेतु सर्वाधिक आवश्यक जो होता है वो अभिप्रेरणा होती है। यानी अभिप्रेरणाएं जो होती हैं, ये 4 इनके घटक हैं। 4 घटक। अब 4 घटक अगर आप देखेंगे तो एक तो हो गया आवश्यकताएं, दूसरी है अंतर्नोद, तीसरी है प्रोत्साहन, और उसके बाद है प्रेरक। ये चारों हैं। तो अभिप्रेरणा भी बहुत आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 11, शैशवा काल का समय क्या है? शैशवा काल का समय है, अभी हमने बताया था क्या, संवेदीगामक अवस्था, संवेगात्मक अवस्था। जन्म से 2 वर्ष ये शैशवा काल का समय होता है। यानी यह काल आप समझ लीजिए कि जीवन का आरंभ काल है। इस अवस्था में बालक जो है पूरी तरीके से अपने माता पिता पर निर्भर रहता है। किस अवस्था में? शैशवा काल अवस्था में, संवेदीगामक अवस्था में, जिसका समय है 0 से 2 वर्ष, यानी जन्म से 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 12, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? ये तो आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्षी
कर्ण कहलाता है। यानी पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना, यानी जो अनुभव आपके पास है पूर्व, उसको नए अनुभव से जोड़कर संवेदना प्रदान करना क्या कहलाता है? प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये थॉर्नडाइक हैं। थॉर्नडाइक जो थे ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। आप ये समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर कार्य करना या सीखना आरंभ करता है तो प्रारंभ में बहुत सी गलतियां होती हैं, और जैसे जैसे कार्य को व्यक्ति करता जाता है वो आगे उसी कार्य को सीखता जाता है। प्रारंभ में तो गलतियां होती हैं और होना भी स्वाभाविक है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 14? औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि स्तर बताइए। मतलब IQ लेवल औसत बुद्धि वाले का। तो औसत बुद्धि वाले का जो होगा वो 90 से 109 होगा। जो औसत बुद्धि लब्धि जिनकी है 90 से 109 होगी, और 110 से 114 जिनका बुद्धि लब्धि होगा वो उत्कृष्ट में गिने जाएंगे। वो उत्कृष्ट में गिने जाएंगे। 80 से 89 वाले, इनको भैया आप क्या कहोगे? मंद बुद्धि। मंद बुद्धि यानी बुद्धि लब्धि जो है 80 से 89 के बीच में जिनकी है वो मंद बुद्धि वाले बालक कहलाते हैं। और 70 से 79 इनको आप बोल सकते हो अल्प बुद्धि। अल्प बुद्धि बोल सकते हो। और अगर 200 प्लस बुद्धि लब्धि है तो क्या होगा? ये होगा प्रतिभाशाली। शाली नहीं, प्रतिभाशाली होगा। तो आप क्या समझे कि औसत बुद्धि लब्धि कब होती है? 90 से 109 के बीच में। 80 से 89 वाला मंद बुद्धि होता है। 70 से 79 वाला अल्प बुद्धि होता है। 110 से 114 जो होता है वो उत्कृष्ट की श्रेणी में आ जाता है। और 200 के प्लस जो होता है वो प्रतिभाशाली होता है। क्या होता है? प्रतिभाशाली। यानी बुद्धि लब्धि जो है ये ईस्टर्न एक मनोवैज्ञानिक ने जिन्होंने दिया था, इसका सूत्र क्या था? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ये सूत्र होता है बुद्धि लब्धि का। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। इसको दिया था सबसे पहले ईस्टर्न ने, उसके बाद जो है आगे चलकर टर्मन ने इसका प्रयोग किया था। टर्मन ने क्या किया था? इसका प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिपादक थे? तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे आपके, थोड़ा ऊपर करते हैं इसको, ये थे आपके कैटल। क्या नाम था? कैटल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से डैश ने वर्गित किया है। किसने? मूल प्रवृत्तियां किसने? ये मैकडूगल की हैं। उन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियों का वर्णन किया था। किसने? मैकडूगल ने। यानी मानो जो कार्य बिना सीखे हुए या जन्मजात प्राकृतिक यानी प्रेरणाओं के आधार पर करता है, वही जो है मानव की मूल प्रवृत्ति कहलाती है। आप ऐसे समझ सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है
किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान या कथन किसका है? या कथन है डमविल का। सही जवाब क्या हो जाएगा? डमविल। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किसका नाम सृजनात्मकता के पिता से जुड़ा है? किसका नाम सृजनात्मकता के पिता के नाम से लिया जाता है? ये आपको पता होंगे, ये फ्रांसिस गाल्टन है। कौन है? फ्रांसिस गाल्टन। यानी सुजनकी शब्द का पहली बार प्रयोग किया था इन्होंने। सुजनकी शब्द का प्रयोग, सुजनकी शब्द का प्रयोग पहली बार इन्होंने किया था, फ्रांसिस गाल्टन ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 नंबर, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? यानी डॉक्टर एस जलोटा जो हैं उन्होंने हिंदी में 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों के लिए कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। इस परीक्षण में 100 बहुविकल्पी क्वेश्चन होते थे, ऑब्जेक्टिव टाइप 100 बहुविकल्पी क्वेश्चन होते थे। और इस परीक्षण का उद्देश्य क्या था? समूह की बुद्धि को मापना। समूह में जो 100 क्वेश्चन होते थे तो कुछ लोगों को बैठालकर और बुद्धि का परीक्षण यानी बुद्धि को मापते थे। इसका मेन उद्देश्य ये था इस परीक्षण का। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया। किसने किया? स्पीयरमैन। स्पीयरमैन का यह मानना है कि बुद्धि 2 कारकों से मिलकर बनी है। ये मानते थे कि बुद्धि जो है 2 कारकों से मिलकर बनी है। स्पीयरमैन का यह मानना था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अधिगम के सिद्धांत से। कोहलर जो है अधिगम के सिद्धांत से। कोहलर की एक बुक, दोस्तों बुक और राइटर की एक क्लास, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट क्लास आपके प्लेलिस्ट में पड़ी है गजब एकेडमी पर। आप वहां जाकर एक ही जगह पर सभी राइटर और उनकी बुक्स को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो कोहलर की एक बुक है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, ये कोहलर की एक बुक है। क्वेश्चन नंबर 22, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? तो मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? 14। काम प्रवृत्ति, दीनता, आत्मगौरव, सामूहिकता, ये सब जो हैं मूल प्रवृत्तियां हैं। 14 मूल प्रवृत्तियों को मैकडूगल ने दिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा समस्या समाधान। समस्या समाधान के लिए मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है। और मानसिक उद्वेलन का प्रतिमान ये दिया किसने था? ऑसबोर्न ने दिया था मानसिक उद्वेलन का प्रतिमान। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषयी था? किसके प्रयोग से? तो कुत्ते पर परीक्षण किसने किया था? पावलोव।
पावलोव ने जो है कुत्ते पर परीक्षण किया था। तो पावलोव ने एक क्लास जानवर और मनोवैज्ञानिक के नाम से पढ़ी है, जिसमें किस मनोवैज्ञानिक ने किस जानवर पर परीक्षण किया है, प्रयोग किया है, पूरी डिटेल में उसमें बताया गया है। गजब एकेडमी पर आप जाइएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई सीडीपी की, उसी में ये क्लास आपको मिल जाएगी। पावलोव ने जो है कुत्ते पर परीक्षण किया था। क्वेश्चन नंबर 25, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? ये सृजनात्मकता के घटक हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 युयुत्सा क्या है? चिंतन, कल्पना, संवेग या मूल प्रवृत्ति? ये मूल प्रवृत्ति है। मैकडूगल ने जो 14 मूल प्रवृत्तियां दी थी उनमें से एक ये है, युयुत्सा मूल प्रवृत्तियां हैं। 27 क्वेश्चन क्या कह रहा है? बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? जो बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं वो तत्व कौन से हैं? वो है सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। समाज में कैसा परिवेश है, कैसा माहौल है, इसका असर बालकों पर बहुत ही अधिक पड़ता है। तो ये सामाजिक परिवेश जन्य तत्व हैं। यानी सामाजिक नियमों के अगर अनुकूल बालक जीवन शैली का निर्माण कर लेता है तो बालक का जो व्यवहार है वो निर्देशित होता है। क्वेश्चन नंबर 28, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? तो क्या कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम है, या द्रुतगामी विकास का नियम है, या अनियमित विकास से भिन्नता का नियम है, या मानसिक विकास से भिन्नता का नियम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा द्रुतगामी विकास का नियम। द्रुतगामी विकास का नियम। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? समान प्रतिमान का सिद्धांत, ये तो है। परस्पर संबंध का सिद्धांत, ये भी है। निरंतर विकास का सिद्धांत, ये भी है। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ये सही जवाब होगा। ये नहीं, ये क्या है? ये सीखने की क्रिया से संबंधित है। ये सीखने की क्रिया से संबंधित है। कौन? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का नियम। और ये किसका नियम है? ये है पावलोव का नियम। वही पावलोव जिन्होंने कुत्ते पर परीक्षण किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया? यानी विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया? तो यह कथन देने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम है हरलॉक। हरलॉक ने यह कथन दिया था। तो दोस्तों, ये 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला समाप्त हुई। और क्लास कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास का वेट करिए, बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास आ जाएगी सीडीपी की। और आप रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। और गजब एकेडमी पर हिंदी, सीडीपी मैथ, हिंदी सीडीपी मैथ की क्लासेस बराबर चल रही हैं पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। तो आप गजब एकेडमी पर आइए और आपका स्वागत है।
आप सभी क्लासों को अटेंड करिए और यूपी टेट में 100+ नंबर लेके आइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्कार।